Good morning, dear students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 2 फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज का तीसरा लेक्चर है। तीसरा चैप्टर है हमारा, वो है पोसोलॉजी। The word posology is derived from the Greek word posos, means how much, and logos means science. So posology is the branch of medical science which deals with the dose or quantity of drugs which can be administered to the patient to get desired pharmacological action. ये जो पोसोलॉजी है वो रिलेटेड है हमारी मेडिसिन की डोज के ऊपर, कि जो भी पेशेंट ने मेडिसिन खा रहा है उसकी बॉडी के ऊपर क्या असर हो रहा है, वो डिपेंड करता है वो मेडिसिन कितनी खा रहा है, कैसे खा रहा है, कौन से रूट से उसको ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करते हैं हम इसमें पोसोलॉजी में। द डोज ऑफ ड्रग कैन नॉट बी फिक्स्ड रिजिडली बिकॉज देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डोसेज. These factors are age, condition of the patient, severity of the disease, tolerance, both natural and acquired, idiosyncrasy, route of administration, formulation used, drugs, interactions and drug elimination. तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि उसके ड्रग्स की डोज पे इफेक्ट करते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं हम। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से समझना कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। जब भी हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो वो फैक्टर्स सामने आते हैं, जो द ऑप्टिमम डोज ऑफ द ड्रग विच प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज एवरी इंडिविजुअल वेरीज बोथ इन द डिग्री एंड करेक्टर ऑफ द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय देम. ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन का अपना अपना शेड्यूल होता है, अपना अपना नेचर होता है, हर एक के वो पेशेंट को कि वो मेडिसिन को कैसे टॉलरेट कर पाता है। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो 2 मेडिसिन भी एक साथ खा लेते हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता, कहीं को आधी गोली के साथ ही असर दिखना शुरू करता है। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उनकी नेचर पर। सबसे पहला जो फैक्ट है, द फॉलोइंग आर सम द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डोज. नंबर 1 इज़ एज, उसकी पेशेंट की उम्र का. द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मैनी ड्रग्स चेंजेस विद एज, सो वाइल डिटर्मिनिंग द डोज ऑफ ड्रग द एज ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस. Children and old people need lesser amount of drugs than the normal adult dose because they are unable to excrete drugs to that extent as adults. एज का सबसे बड़ा फैक्ट आता है पोसोलॉजी में कि बच्चों को और बूढ़ों को कम डोज से काम चल जाता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट डोज से, क्योंकि बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो मेडिसिन को एक्सक्रीट नहीं कर पाते, उतनी तेज़ी से एक्सक्रीट नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू अडल्ट. चिल्ड्रन कैन टॉलरेट relatively large amount of belladonna, digitalis and ethanol, whereas elderly patients are more sensitive to some drugs effective, for example hypnotics and tranquilizer, which may produce confusion state in them. कुछ मेडिसिन ऐसी है जो बच्चे उसको हजम कर पाते हैं, बट जो ओल्ड पेशेंट हैं वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाते. नेक्स्ट है सेकंड सेक्स, कि वो मेल है या फीमेल है. व्हेन वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ द ड्रग्स इन द सेम मैनर एज इट डन इन मैन. जो औरतें होती हैं वो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मेडिसिन को नहीं दे पाती जितना कि आदमी
देते हैं। मॉर्फिन एंड बारबिटरेट्स में प्रोड्यूस मोर एक्साइटमेंट बिफोर सिडेशन इन वुमेन। जैसे मान के चलो कोई भी नींद वाली मेडिसिन है, या मॉर्फिन्स है, या बारबिटरेट्स हैं, तो वो ज़्यादा सिडेशन मतलब ज़्यादा सुस्ती प्रोड्यूस करते हैं वुमेन में एज कम्पेयर टू मैन। स्पेशल केस शुड बी टेकन व्हेन ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इन केस में ये ज़्यादा रिजल्ट इनके आते हैं। द स्ट्रॉन्ग प्रगेटिव सच एज एलॉयज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो जैसे एलॉयज हैं, प्रगेटिव्स हैं, जब प्रगेटिव जो बीमारी होती है उनमें जब एलॉयज देते हैं तो लेडीज़ में ज़्यादातर प्रॉब्लम इसको फेस आउट करने में आती है अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो। Similarly, the drugs which may stimulate the uterine smooth muscles, for example, drastic purgatives, anti-malarial drugs, and ergot alkaloids are contraindicated during pregnancy. कुछ मेडिसिन ऐसे होती हैं अगर वुमन है और वो आगे से प्रेग्नेंट भी है तो वो कुछ मेडिसिन उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड करेगी। कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब उसको एलर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो ये फैक्ट है कि औरतों और मर्दों के बीच में कि कुछ मेडिसिन जो हैं औरतों को ज़्यादा ख़राब करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। थर्ड वन इज़ बॉडी वेट। द एवरेज डोज इज़ mentioned either in terms of mg per kg body weight or as total single dose for an adult weighing between 50 to 100 kg. However, the dose expressed in this fashion may not apply in cases of obese patient, children and malnourished patient. It should be calculated according to body weight. कुछ मेडिसिन हम जो डॉक्टर होते हैं वो एज के हिसाब से तो दे देते हैं, बट इसमें बॉडी वेट का भी बहुत फैक्ट करता है। जैसे कुछ पेशेंट के बच्चों की जो उम्र होती है वो कम होती है, बट उनका जो वेट होता है वो अडल्ट से भी ज़्यादा होता है। कुछ अडल्ट पर्सन ऐसे होते हैं जो उनके नॉर्मल एज उनकी जो अडल्ट नॉर्मल एज की होती है उनकी सिमिलर होती है, बट उनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत सुकड़े होते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो उनमें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन देनी चाहिए। फोर्थ वन इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Intravenous doses of drugs are usually smaller than the oral doses because the drugs administration intravenous enter the bloodstream directly. Due to this reason, the onset of drug action is quick with intravenous route, and this might enhance the chances of drug toxicity. The effectiveness of drug formulation is generally controlled by the route of administration. तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत मायने रखता है इस पोस्टोलॉजी में, कि जैसे कोई भी ड्रग्स हमने खानी है पहले वो हमको खाएंगे, चबाएंगे, वो टूटेगी और फिर जाके बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होएगी, फिर मेटाबॉलिज्म में जाएगी, फिर जाके एक्सक्रीशन में जाएगी। तो अगर हम वही मेडिसिन डायरेक्ट आईवी रूट से देते हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है, जल्दी अपना एक्शन शो करती है। तो ये भी डॉक्टर को पता करना चाहिए कि वो कौन से रूट से मेडिसिन को इजीली यूज़ कर सकता है, कौन सा रूट उसके लिए ठीक रहेगा। फिफ्थ वन इज़ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम का भी ज़्यादा मायने रखता है इस पोस्टोलॉजी में कि हम मेडिसिन को कौन से टाइम में खा रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिलेज द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर हमने खाना खाया हुआ है, हमारे बॉडी में ऑलरेडी फूड है, तो वो क्या है, ड्रग की अब्जॉर्प्शन को डिले कर देगा, लेट कर देगा। द ड्रग्स आर मोर रैपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक। जब भी हमारा पेट खाली होता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से ड्रग की अब्जॉर्बेशन होती है। सो द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ वेरी इफेक्टिव व्हेन टेकन बिफोर मील मे नॉट बी दैट मच इफेक्टिव व्हेन टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर मील। तो जो भी हम मेडिसिन खा रहे हैं वो खाली पेट ज़्यादा असर करती है एज़ कम्पेयर टू जब हमने खाना खाया होता है, जहाँ हमने खाना उसके बाद खाना होता है। These irritating drugs are better tolerated if administration after meals. कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो खाली पेट ज़्यादा हमको इरिटेट करती हैं, तो वो मेडिसिन को क्या करना चाहिए, हमको खाना खाने के बाद खाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आयरन, आर्सेनिक एंड कॉड लिवर ऑयल शुड ऑलवेज बी गिवन आफ्टर मील। ये ऐसी मेडिसिन है जो कि हमको खाने के ही बाद खानी चाहिए, ताकि जब जो हमारा GI ट्रैक है वहाँ पे वो इरिटेट ना करे।
तो इस चीज़ की नॉलेज, इस चीज़ का ध्यान हमने एज ए फार्मासिस्ट रखना है कि हमने पेशेंट को गाइड करना है प्रॉपर तरीके से कि ये मेडिसिन वो इस टाइम पे खाएगा तो उसको बेटर रिजल्ट मिलेगा। 6th वन इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डे लाइट इज स्टिमुलेंट। जो दिन का समय होता है वो स्टिमुलेंट होता है, मतलब हम एक्टिव होते हैं डे लाइट में। इन्हांसिंग द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग्स एंड डिमिनिशिंग द इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स। डार्कनेस इज सेडेटिव। जो रात का टाइम होता है वो ऑलरेडी हमको पता है इसके सुस्ती वाला होता है। दिन के टाइम में हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमको नींद नहीं आती है। हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव एट नाइट। अगर हमको नींद वाली गोली दिन में खाते हैं तो वो कम असर करती है, क्योंकि डे लाइट इज़ मोर एक्टिव एंड नाइट इज़ मोर सेडेटिव। अगर मैं ही मेडिसिन जो नींद वाली है हम रात को खाएंगे तो उसकी कम डोज से भी हम काम चला सकते हैं। द अमाउंट ऑफ बारबिटरेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम इज़ मच हायर देन द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप एट नाइट। अल्कोहल इज़ बेटर टॉलरेटेड इन कोल्ड इन्वायरमेंटल दैन ए समर। उसी तरह से अल्कोहल है, जो शराब पीते हैं, वो सर्दियों में ज़्यादा असरदायक असर करती है एज़ कम्पेयर टू गर्म वाले सीज़न में। 7th इज़ इमोशनल फैक्टर। द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ physician may influence the effect of drug, especially the drugs which are intended for use of psychosomatic disorder. The females are more emotional than males and require less dose of certain drugs. Inert dosage form called placebos, which resemble the actual medicament in the physical properties, are known to produce therapeutic benefit in the disease like angina pectoris and ब्रोंकियल अस्थमा। इमोशनल फैक्टर्स भी बहुत मायने रखता है पोसोलॉजी में। कुछ पेशेंट इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इतने ज़्यादा डरपोक होते हैं या इतने इमोशनली वीक होते हैं, उनको हम उस जो एक्चुअल डोज देनी होती है उसका सिमिलर कोई भी डोज दे सकते हैं, ताकि जिनका रिज़ल्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इमोशनल फैक्टर इसमें बहुत काम आता है कि डॉक्टर ज़्यादातर ये इमोशनल फैक्टर्स जो जितने भी साइकेट्रिक्स डॉक्टर होते हैं या जो पेशेंट साइकेट्रिक है उनको वो काउंसल करके ही काउंसलिंग से ही उनको ठीक कर लेते हैं कि तुम ज़रा मेडिसिन खाओ, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम ऑलरेडी ठीक हो। तो इमोशनल से उनको वो ठीक कर सकते हैं, उनको कम डोज से भी काम चला सकते हैं, जहाँ अल्टरनेट डोज से भी काम चला सकते हैं जिसका उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। वुमेन जो होती हैं वो इससे इमोशनल ज़्यादा होती हैं, तो वो जल्दी इस चीज़ को वुमेन को हम जल्दी कन्विंस कर सकते हैं किसी भी डोज के मामले में, किसी भी मेडिसिन देने के मामले में। 8th वन इज़ प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। किसी भी बीमारी का पहले से हमारे शरीर में होना। ड्रग्स लाइक बारबिचरेट्स एंड chlorpromazine may produce usually prolonged effect in patient having liver cirrhosis. Streptomycin is excreted mainly by the kidney, may prove toxic if kidney of the patient is not working properly. During a fever, patient can tolerate high dose of antipyretic than a normal person. तो कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में पहले से है और उसके बाद आपको कोई और बीमारी है और आप नई बीमारी की मेडिसिन लेने जा रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है और डॉक्टर को भी फ़र्ज़ बनता है उससे पूछने का और आपका बताने का फ़र्ज़ बनता है कि मेरे को ये पहले से बीमारी है और जो नई मेडिसिन वो खा रहा है उससे उसको कोई इफ़ेक्ट ना हो। जैसे कि अगर कोई पहले से बीमार है और वो नॉर्मल डोज ले रहा है तो वो डोज़ उसको कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी, वो हाई डोज भी टॉलरेट कर सकता है। 9th इज़ अकमुलेशन, मतलब किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना। द ड्रग्स विच आर स्लोली एक्सक्रीटेड में बिल्ट अप ए सिग्निफिकेंट हाई कंसनट्रेशन इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सिम्टम्स इफ इट इज़ रिपीटेडली administered for a long time. For example, digitalis, metin and heavy metal. This occurs due to a cumulative effect of the drug. The cumulative effect are usually produced by slow excretion, degradation and rapid absorption of the drugs. कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बहुत ही स्लो एक्सक्रीट होती हैं, तो अगर वहाँ पे हम क्या गलती करते हैं कि मान के चलो डॉक्टर हमको एडवाइस करता है कि ये मेडिसिन आपने
दिन में 2 बार खानी है, एक सुबह खानी है, एक शाम को खानी है। तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, सुबह वाली मेडिसिन खा के और 2 घंटे बाद फिर मेडिसिन खा लेते हैं, और इससे क्या होएगा कि हमारी बॉडी के अंदर ड्रग का अकोमोडेशन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा वो, और हमको वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो हमको चाहिए होता है। तो इसमें हम फिर डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि उसका रिज़ल्ट नहीं आया, बट गलती हमारी होती है कि हमने उसको उसके पर्टिकुलर टाइम पे उसको नहीं खाया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रग का अकोमोडेशन होना शुरू हो जाता है ड्यू टू स्लो एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट इज एडिटिव इफेक्ट। व्हेन टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ 2 or more drugs administered together is equivalent to sum of their individual pharmacological action, the phenomena is called as an additive effect. For example, combination of ephedrine and aminophylline in the treatment of bronchial asthma. एडिटिव इफेक्ट का मतलब होता है कोई एक मेडिसिन आप खा रहे हो किसी भी बीमारी के लिए, वो उसको तो ठीक कर रही है, और उसके साथ आपने एक और मेडिसिन खा ली, उसका काम भी उसको ठीक करना है, तो वो इफेक्ट आपको एडिटिव आएगा। मान के चलो एक दीवार है जिसको आप हाथ से पीट रहे हो तोड़ने के लिए, अगर आपके पास हथौड़ा है तो वो इफेक्ट क्या है, डबल होके आएगा। तो वही फंडा इसमें है कि 2 मेडिसिन जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है और उसको आप किसी बीमारी में यूज़ कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट है जो है एडिटिव्स आ रहा है। 11th वन इज सिनर्जिज्म। व्हेन 2 or more ड्रग्स आर। नेक्स्ट है सिनर्जिज्म। व्हेन 2 or more ड्रग्स आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन form, their action is increased. The phenomenon is called synergism. Synergism is very useful when desired therapeutic result needed is difficult to achieve with a single drug. For example, procaine and adrenaline combination increase the duration of action of procaine. तो सिनर्जिज्म का काम भी कुछ सिमिलर है एडिटिव इफेक्ट के जैसा। मान के चलो कि आपको बुखार भी है और आपका बॉडी दर्द भी हो रहा है, तो उस केस में आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो डिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल का, तो जो दोनों काम करेगी। आप एक तो आपका दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा और आपको जो बुखार है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है सिनर्जिज्म की। नेक्स्ट एंटागोनिज्म। व्हेन एक्शन of one drug is opposed by the other drug on the same physiological system is known as drug antagonism। जब एक मेडिसिन आप 2 मेडिसिन मान के चलो आप 2 मेडिसिन एक साथ खा रहे हो, तो वो जो पहली मेडिसिन है वो क्या करेगी, दूसरी मेडिसिन के एक्शन को काट देगी। ना तो आपको पहली वाली का रिज़ल्ट मिलेगा, ना ही दूसरी वाली का रिज़ल्ट मिलेगा। इस टर्म को, इस कंडीशन को हम एंटागोनिज्म बोलते हैं। द यूज़ ऑफ एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्सेज टू ड्रग इज़ वैल्यूएबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। फॉर एग्जांपल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ गिवन इन एसिड पॉइजनिंग वेयर एल्कलाइन इफेक्ट ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड पॉइजनिंग। 13 है आइडियोसिंक्रेसी। An extraordinary response to a drug which is different from its characteristic pharmacological action is called idiosyncrasy. The word idiosyncrasy has now been replaced by the term of drug allergy. मान के चलो आप कोई भी ड्रग खा रहे हो, आपका उसका जो ओरिजिनल इफेक्ट था वो आपको नहीं मिला, बट आप उसमें से आपको क्या है एलर्जी वगैरह हो गई, तो वो क्या है आइडियोसिंक्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कि आप जो मेडिसिन खा रहे हो उसको आप कितना बर्दाश्त कर रहे हो, आपकी बॉडी उसको कितना टॉलरेट कर पा रही है। व्हेन ए अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज़ रिक्वायर्ड टू इलिक्ट एन इफेक्ट ऑर्डिनरी प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल थेरापेटिक डोज ऑफ द ड्रग, द फिनोमिना इज टर्म्ड एज टॉलरेंस। For example, smokers can tolerate nicotine, alcoholic can tolerate large quantity of alcohol. The drug tolerance is of 2 types.
जैसे कि मान के चलो जो सिगरेट पीने वाले होते हैं वो निकोटीन को टॉलरेट कर सकते हैं आसानी से। जो ज़्यादा शराब पीने वाले हैं अगर उनको ज़्यादा अमाउंट में शराब देंगे तो वो उसको टॉलरेट कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। The true tolerance which is produced by oral and parenteral administration of the drug, pseudo tolerance which is produced only to the oral route of administration. 15. Tachyphylaxis. It has been observed that when certain drugs are administered repeatedly at short intervals, the cell receptors get blocked up and pharmacological response to the particular drug is decreased। जैसे कि पहले मैंने बताया कि कोई भी पेशेंट जब जल्दबाजी करता है मेडिसिन खाने में कि वो थोड़े से टाइम के बाद फिर से मेडिसिन खाने लग जाता है। जैसे कि उसको एडवाइस किया जाता है कि ये मेडिसिन आज खानी है या ये शाम को खानी है या कुछ घंटे का जो भी टाइम पीरियड डॉक्टर बताता है उसको ना फॉलो करते हुए वो अपने हिसाब से जल्दबाजी में पहले खा लेता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी के सेल रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे मेडिसिन ने जाके एक्ट करना होता है वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म के बाद वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। द डिक्रीज रिस्पॉन्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द डोज। तो वो जो एक्शन है हमको ऐसा लगता है कि हमारी मेडिसिन हमने एक साथ खा ली तो कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो उस चक्कर में हम और मेडिसिन खाते हैं तो वो उसके रिज़ल्ट को रिवर्स नहीं कर पाती है, वो रिज़ल्ट ठीक नहीं हो पाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज टैकीफिलैक्सिस। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, changes in water electrolyte balance and acid base balance, body temperature and other physiological factors may modify the effect of drugs. Salicylate reduce body temperature only in case of individual has rise in the बॉडी टेम्परेचर। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसको हम खाते हैं तो हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि मान के चलो हमको अलग से बुखार हो गया या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का बिगड़ जाना या अदर साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का सामने आना, ये सारी चीज़ें आती हैं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में। दे हैव नो एंटीपायरेटिक इफेक्ट इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो एंटीपायरेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो कोई असर शो नहीं करेगी। एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो कि बुखार में ली जाने वाली ड्रग्स होती हैं, जो सिर्फ तभी काम करती हैं, तभी अपना असर दिखाती है जब हमको बुखार होता है। द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम GIT इज़ मैक्सिमम इफ़ द इंडिविजुअल हैज़ एन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट इज़ कैलकुलेशन ऑफ डोसेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डोसेस को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। द डोज ऑफ ए ड्रग गिवन इन द अपेंडिक्स 1 रिप्रेजेंट द एवरेज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू एन एडल्ट orally within 24 hours. When other routes of administration are followed, the dose is adjusted accordingly. The doses are also calculated in proportionate to age, body weight and surface area of the patient। हम किसी भी पेशेंट के लिए जो भी हमने मेडिसिन देनी है उसको उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं, जिसके अलग अलग फार्मूला होते हैं। डोसेज प्रोपोर्शनेट टू एज, अगर हमने किसी भी पेशेंट को उसकी एज के अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी है तो हम कैसे देंगे। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स विच ऑफ द डोज फॉर ए चाइल्ड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अडल्ट डोज। मान के चलो हमने किसी बच्चे को मेडिसिन देनी है तो जो अडल्ट डोज़ के लिए मेडिसिन बनी होती है तो उससे हम बच्चे की डोज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका जो फार्मूला है यंग्स फार्मूला। ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है कि एज कैलकुलेट चिल्ड्रन की एज कैलकुलेट करने का कौन सा फार्मूला होता है, उसको उस बारे में बताइए। तो उसमें आप लिख सकते हो यंग्स फार्मूला होता है, जिसमें क्या होता है, डोज फॉर द चाइल्ड इज़ इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज। मान के चलो कि बच्चे के लिए हमने डिसाइड करनी है
कि उसको कितनी डोज देनी है। तो मान के चलो बच्चे की उम्र 5 है तो एज इन ईयर्स 5 अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12, मतलब 5 प्लस 12, और अडल्ट डोज जितनी मार्केट में आ रही है वो अडल्ट डोज होती है तकरीबन, वो कितने है मान के लो 500 mg है। तो जो भी कट कटा के जितना भी आंसर बनता है तो वो बनता है चिल्ड्रन के डोज फॉर द चाइल्ड। दिस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डोज फॉर द चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। ये हम जो भी बच्चे 12 साल की उम्र से कम होते हैं उनकी डोज हम इस मेथड से, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ डाइलिंग फार्मूला, डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज। के मान के चलो कि जो भी बच्चा है उसकी उम्र कितनी है, मान के चलो 10 है तो उसको हम 20 से डिवाइड करके अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है डोज की चिल्ड्रन के लिए वो आ जाएगी। ये मेथड हम यूज़ करते हैं जिस बच्चों की एज 4 से 20 साल की होती है। डोज प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट। हम बॉडी वेट से कैसे कैलकुलेट करने, ऊपर वाले यंग्स और डाइलिंग फार्मूला तो थे, वो थे एज के अकॉर्डिंग। सेकंड है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। क्लार्क्स फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द डोज फॉर द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो फार्मूला यूज़ करना है उसका नाम होता है क्लार्क्स फार्मूला। ये क्वेश्चन जो है वाइवा में भी आ सकते हैं, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, एज के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, तो उसमें आप ये इजीली बता सकते हो। क्लार्क्स फार्मूला क्या है, ये है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या रहेगा, डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन किलोग्राम, बच्चे का जितना भी भार है किलोग्राम में उसको 70 पे डिवाइड करके अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये उसका आंसर आ जाता है। थर्ड इज डोज प्रोपोर्शनेट टू द सरफेस एरिया। मान के चलो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मोटे होते हैं, जब बिल्कुल हल्के होते हैं, तो दिस कैलकुलेशन चाइल्ड डोज अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया इज़ मोर सेटिस्फैक्ट्री एंड अप्रोप्रिएट रेदर दैन द मेथड बेस्ड ऑन एज। ये इससे ज़्यादा अच्छा है ये फार्मूला। दिस मेथड इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द मेथड बेस्ड ऑन एज। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। इसका जो फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू 100। तो ये फार्मूला रहता है। द बॉडी सरफेस इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड। हम बच्चे की हाइट से और उसके वेट से सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू डिपेंड ऑन द हैंडी रेफरेंस बुक रेदर दैन ऑन द वन ऑन एनी मेमोरी विच प्रिस्क्राइब डोज फॉर ए चाइल्ड। तो इससे हम क्या है, बच्चे की हाइट से उसके वेट से हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इसका एक टेबल है जिससे सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू हाइट वेट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो फार्मूला इसका ये रहेगा कि सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू 100। तो टेबल है ये कि मान के चलो वेट है 2 kg और उसका अप्रोक्सीमेट मतलब अनुमानित लगभग सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर रहेगा 0.15 और अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज रहेगी 9। मतलब अगर वेट 2 kg है और उसका सरफेस एरिया 0.15 है तो अडल्ट डोज 9 रहेगी। तो इस कैलकुलेशन किसके हम क्या है, बच्चे को सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेट डोज से 55 kg तक का दिया हुआ है, उसके सामने उसका सरफेस एरिया और उसकी परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज। तो ये था आज का आपका टॉपिक पोस्टोलॉजी के रिलेटेड कि ये एक स्टडी है रिलेटेड टू डोज और डोसेज की, कि मतलब पेशेंट को जो भी हम डोज दे रहे हैं उसका उसकी बॉडी पर क्या अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी स्टडी जो है पोस्टोलॉजी में आती है और उसके जो फैक्टर्स हैं वो मेन है, वो इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो पोस्टोलॉजी को में ड्रग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एज, सेक्स, उसका बॉडी वेट, उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टैकीफाइलैक्सिस, एनर्जिज्म, एंटागोनिस्टिक, एडिटिव फैक्ट्स, ये इमोशनल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स उसमें से आ जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक इतना ही, शुक्रिया।